स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। आज की इस वक्त की जो सबसे अहम खबर है वो यही है कि अनुच्छेद 370 पर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और आज की सुनवाई कई मायनों में बहुत ज्यादा अहम है। आज सबकी नजरें आज होने वाली सुनवाई पर लगी है। आज सबकी नजरें ये तलाश रही होंगी कि दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल सरकार का कौन सा पक्ष रखते हैं। आज सब लोग ये जानने के लिए आतुर है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष में इलेक्शन कब होगा, इसको लेकर क्या कोई जवाब आएगा। आज सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार का यह पक्ष सामने आएगा कि अगर यूटी का इंतजाम एक आरजी इंतजाम है तो कितना आरजी है, कौन सा रोड मैप है, कब तक का टाइम फ्रेम है जब यूटी फिर से रियासत का दर्जा यूटी के लिए बहाल कर दिया जाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दरमियान इसका जवाब आ सकते हैं। इस पर कुछ जो है वो साफ जो है शक्ल सामने आ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। अटॉर्नी जनरल कोर्ट में रखेंगे केंद्र का पक्ष। चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों पर वो जानकारी देने वाले हैं। कश्मीर के रोड मैप के बारे में संविधान पीठ से साझा करेंगे जानकारी। सुनवाई बेहद ही अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। तो आज सुनवाई का 13वां दिन होगा। 12वें दिन की सुनवाई में जो कुछ भी सवाल जवाब हुआ, जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए और जिसका जवाब जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने रखा या सॉलिसिटर जनरल ने रखा, उसमें कई बात सामने है। और जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए जहां भी कहीं वो हैं, या तो जम्मू कश्मीर में है या जम्मू कश्मीर से बाहर किसी राज्य में है या इस दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में है, सबकी नजरें आज की समाज पर लगी होगी। इसलिए कि आज के बारे में यह कहा था अटॉर्नी जनरल ने कि 31 अगस्त को गुरुवार को जब हम इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, सरकार से बात करके इसके बारे में और ज्यादा हम जो है तस्वीर साफ कर पाएंगे। तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दरमियान क्या इन सवालों का जवाब मिल सकता है जो सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछे थे। और यही सवाल मैं आज पूछने जा रहा हूं अपने संवाददाता सुशील पांडे से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। सुशील, मैं आपके पास आता हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो 2-3 अहम सवाल थे पिछली सुनवाई के दौरान, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई ने यह पूछा था कि अगर यूटी व्यवस्था जम्मू कश्मीर के लिए एक आरजी व्यवस्था है, टेम्पररी व्यवस्था है, तो ये टेम्पररी कब तक के लिए है, कितना आरजी है, ये कितना अस्थायी है और कब तक के लिए है। दूसरा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कब कराए जाएंगे, क्या ऐसे सवालों पर आज जवाब हियरिंग के दौरान सुनने को मिल सकता है सुशील? जी देखिए विशाल, साफ तौर से कई बड़े अहम सवाल पूछे गए चीफ जस्टिस की तरफ से, जिसमें जम्मू कश्मीर के विकास को ही लेकर बात नहीं की गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर सरकार विचार कर रही है। दूसरा जो सवाल था वो भी सरकार से चीफ जस्टिस ने किया और ये पूछा कि क्या आने वाले समय में वहां पर चुनाव हो सकता है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी फिलहाल आज दी जाएगी। लेकिन मुजफ्फर शाह साहब हैं जो इस पूरे मामले में मुजफ्फर खान साहब हैं जो पिटिशनर हैं। सर, एक बड़ा सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट में कल परसों, ये कहा गया कि भाई रोड मैप बताएं क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर, चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगे कि और क्या दलीलें आज सरकार की तरफ से दी जा सकती हैं? देखिए, हमारा केस तो कोई इलेक्शन का केस है नहीं, ना ही तामीर और तरक्की का, ना ही लॉ एंड ऑर्डर का केस है। उस पर रोड मैप अगर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तो पर पर्सन कंजम्पशन के लिए है। वो ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है कि क्या रियासत को इस तरह आप डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, और क्या आप 370 को एब्रोगेट इस तरह कर सकते हैं आईनी तौर पर। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है विच इज़ गोइंग टू इफेक्ट द इंटायर नेशन। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही मामला नहीं है। बिल्कुल किसी दूसरी रियासत को तोड़कर आप इस तरह प्रेसिडेंट रूल लगाकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दोगे। और कैन लॉ एंड ऑर्डर सिंपली बी ग्राउंड फॉर रिड्यूसिंग अ स्टेट इनटू अ यूनियन टेरिटरी?
अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करना है और उसका डिसीजन एक हिस्टोरिकल डिसीजन होगा, क्योंकि इससे पहले आज तक तारीख में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया इस तरह प्रेसिडेंट रूल लगा के। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करनी है, जो कि लार्जर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डिसाइड करना है। कि भाई तामीर और तरक्की कभी अच्छी भी होगी, कभी बुरी, एक गवर्नमेंट आएगी वो दूसरे को कहेगी तुमने कुछ नहीं किया। तो तामीर और तरक्की ना तो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन है, ना ही कोई ऐसा केस है, ना ही इलेक्शन का केस है। हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए नहीं आए हैं कि इलेक्शन करो, हमारी तो कोई पिटीशन नहीं है ऐसी। तो वो तुषार साहब ने खुद ही कहा कि हम इलेक्शन करवाने या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है तो वो किसी कोलेटरल पर्पस के लिए पूछा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस नहीं है हमारा केस है कि क्या ये गैर संविधानी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायरस दी कॉन्स्टिट्यूशन है और इंट्रा वायरस दी कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, साफ तौर से जो फिलहाल यहाँ पर याचिका करता है उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए क्या वो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है या फिर नहीं। तरक्की स्टेट की हो या चुनाव की प्रक्रिया हो वो एक अलग विषय है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए और किसी भी राज्य को ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश बना देना क्या नियमों के आधार पर है, क्या संसद के पास ये अधिकार है, इन तमाम पहलुओं पर विचार होना है। और अभी याचिकाकर्ताओं को अपनी दलील एक बार फिर से रखनी ही भी होगी, क्योंकि कोर्ट फाइनल आर्गुमेंट उन तमाम लोगों से सुनेगा। लेकिन तरक्की फिलहाल यहाँ अभी याचिकाकर्ताओं के मुताबिक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानूनी पहलुओं पर विचार करना है, संवैधानिक पहलुओं पर विचार करना है, और उसी दिशा में वो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। जी सुशील, मैं फिर भी एक सवाल आपसे ये करूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि आज जिस तरह से कहा गया था पिछली सुनवाई के दौरान कि गुरुवार को या 31 अगस्त को हम सरकार का इन 2-3 सवालों पर क्या पक्ष है वो हम रखेंगे। ठीक है, ये हम सब जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दरअसल जो पिटीशन दायर की गई वो पिटीशन इसलिए दायर की गई कि 370 को जिस तरीके से हटाया गया वो तरीका वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर बात होगी, जजमेंट उस पर आएगा। लेकिन ये जो 2 सवाल रखे गए हैं, चूंकि ये सवाल वो सवाल हैं जो जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े सियासी दल उठाते रहे हैं कि भाई चुनाव क्यों नहीं कराते आप, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है तो क्या जवाब मिलने का आज की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल विशाल, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी समक्ष मामला यही है कि अगर वहां पर राज्य केंद्र शासित बनाया गया है तो क्या वहां पर जो नुमाइंदे हैं उनको चुनाव लड़ने की इजाजत होगी। क्या सरकार चुनाव लड़ाने के मामले में क्या आगे कोई प्रक्रिया अपना रही है, चुनाव आयोग का इस मामले में क्या रुख रहेगा। तो इन तमाम पहलुओं पर आज ये जरूर उम्मीद है कि आज हो सकता है विशाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये दलीलें दी जाएं, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान विशाल ये स्पष्ट किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये जानकारी दी जाएगी और ये साझा विचार होगा, क्योंकि केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में बातचीत हुई है। जो हमें सूत्रों से मिली जानकारी है उसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल की एक बैठक हुई है सरकार के बड़े जो मंत्री हैं उनसे, और इस पूरे मामले में एक खाका तैयार किया गया है जिसको लेकर आज सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। तो ये निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के मामले में एक बड़ी सुनवाई के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर और जम्मू कश्मीर के भविष्य में जो रोड मैप होंगे, जो चुनाव की प्रक्रिया होगी, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, चाहे वो सीटों को लेकर जो जनगणना वहां पर की जा रही है वो प्रक्रिया है या उन तमाम पहलुओं पर, तो आज सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी। आज की सुनवाई बहुत क्रूशियल होगी, देखना भी बेहद अहम होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के समक्ष देती है। विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, आप खबर पे बने रहे, मैं फिर आपसे इस बारे में अपडेट लेने के लिए आऊंगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत होनी है वो उस पर तमाम लोगों की, खासतौर से जम्मू कश्मीर से जिनका भी जुड़ाव लगाव रहा है उनकी नजरें टिकी होंगी, चाहे वो इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, चाहे वो इसकी हिमायत करते हो या विरोध करते हो, लेकिन उनकी नजरें आज लगी होंगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल पूछे गए थे कि अगर जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया गया है ये अगर एक आर्जी इंतजाम है, एक टेम्पररी इंतजाम है, तो फिर ये कितना आर्जी है। यानी कि साफ सीधा सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट का कि कब जम्मू कश्मीर को फिर से उसका राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। दूसरा सवाल यह था कि लोकतंत्र को हम कितने लंबे समय तक ऐसे रोके रख सकते हैं। रोके रखने का मतलब यह है कि चूंकि वहां पर पिछले 5 साल से असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं, तो ये सवाल अहम था कि चुनाव कब कराए जाएंगे। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब के लिए अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वो 31 अगस्त को यानी जुमेरात के दिन, यानी आज के दिन, गुरुवार के दिन जो है वो सरकार का पक्ष और बेहतर तरीके से रख पाएंगे और उस पर जो है रोशनी डालेंगे, जवाब देंगे। तो इस पर आज नजर टिकी होगी कि इन 2 बड़े और मोटे सवालों पर जवाब क्या आता है।
और आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी का बयान है कि 370 के मुद्दे को लेकर बहुत आशावादी हूं मैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं बहुत आशावादी हूं। अनंतनाग में न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की है। उन्होंने कई सवाल उनसे जो किए गए तो उसका जवाब उनका क्या था, ये सुनिए। आर्टिकल 370 के सिलसिले में जहां पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है पेशियां जारी है, तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी। मसूदी साहब, खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि क्या आप संतुष्ट है, मुतमईन है जिस तरह से अगर देखा जाए जो पैरवी वकील की जानिब से हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जो खदोखाल रहे हैं 370 को जिस तरह से प्लीड किया गया, तो ऐसे में आपका रिएक्शन? जी, आप कहेंगे कि क्या मुतमईन? नहीं, मुतमईन तवक्का से ज़्यादा पैशन के साथ, जज्बे के साथ हमारे वकील ने मामला पेश किया। देखिए, कोई मिल मिला के कोई 40-50 घंटे तक बहस हुई, और जिसकी इब्तिदा तो मशहूर जो वकील हैं आप जानते हैं कपिल सिब्बल जी ने की, उसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम जी ने की, उसके बाद बाकी वकील आ गए। तो जिस जज्बे के साथ किया उन्होंने, वो मेरी तवक्का से भी ज़्यादा है। और इतना यानी मुदल्लल और मुफस्सल बहस की, और उसके आगे जो दूसरा फरीक है उसकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई डेंट किया गया। जो बहस हमारी तरफ से हो गई उस बहस में कोई डेंट हुई। देखिए, हमने बिल्कुल वजाहत के साथ कहा कि 356 का मकसद क्या है, मंशा क्या है। आप 356 के सहारे किसी और जो मद होगा, आईनी मद होगा, उसमें तरमीम नहीं कर सकते। ये सीमित है सिर्फ ताकि गवर्नर ये इंटरिम पीरियड के लिए काम चलाए, न कि आप दायमी फैसले करेंगे इसकी आड़ में। बहरहाल जो भी, जैसे यह इंटरप्रिटेशन क्लास है 367 का, उसको आप वसीला नहीं बना सकते हैं कि सबस्टेंटिव चेंजेस करने का। आपने 367 के ज़रिए एक बैकडोर से 370 में तरमीम की, तो जो हमारा उसमें जो दलाइल थे वो इतने वाज़ेह हैं, वो दलाइल इतने मजबूत है, मुझे नहीं लगता है कि उन दलाइल का उस मजबूती के साथ कोई जवाब दिया गया। लेकिन जिस तरह से अगर सीजीआई का देखेंगे या फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल सर्कल में जो बात फैली है वो ये है कि जब दलाइल पेश किए गए 35A को लेकर, तो ये कहा गया कि इससे जो हुकूक है या फिर जो है बेयासिड है ये 35A सेक्शन, और ये कहा गया कि इससे जो है डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है पूरे मुल्क में, तफरुका एक पैदा होता है। नहीं, देखिए बात ये है, पहले ये बात है कि 335A है वो किसी के हुकूक नहीं लेता है, नहीं कि किसी को हुकूक देता है। ये प्रोटेक्टिव एक अम्ब्रेला है उन कवानीन के लिए जो कवानीन जो हमारी जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट मुस्तकिल बाशिंदे की, एक तो उसकी तारीफ़ है कौन मुस्तकिल बाशिंदा होगा, और फिर उसकी प्रिविलेज क्या होंगे, उसके हुकूक क्या होंगे। देखिए, 35A एक वाहिद ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। ये किस पस मंज़र दिया गया? ये 1952 का जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ उसके पस मंज़र आप जो वहाँ पर जो ये इंट्रोड्यूस किया 1952 का जो एग्रीमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर ने जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, और फिर उसके जवाज़ में, उसकी तायद में वहाँ वकालत की कि ये क्यों दिया, और उसी में उन्होंने वाज़े किया कि ये जो हमारे हुकूक है, जो पुश्तनी बाशिंदों के हुकूक है, यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदों के हुकूक, क्यों ये ज़रूरी है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और उसी के बाद 1956 में ये 35A आया, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था उसमें। अब देखिए बात ये 35A वाहिद एक नहीं है एक ऐसा प्रोविजन। अब देखिए, आप देखेंगे 371 से लेकर 1A से लेकर 371J तक जम्मू कश्मीर में हुकूक जो दिए गए मुस्तकिल बाशिंदों के, ऐसे ही हुकूक 7 रियासतों में। आप देखिए, नागालैंड में हम आमतौर पर कहा जाता है कि ये क्या है जी, कहीं भी रह सकता है जो हमारा शहरी है। तो क्या वो रह सकता है वहाँ? देखिए, जो नागालैंड में है, बोडोलैंड में यहाँ के वज़ीर आज़म भी बोडोलैंड टेरिटरी में ज़मीन नहीं खरीद सके, या 7 रियासतों में वहाँ ऐसा ही तहफ़्फ़ुज़ है, बल्कि उसके ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है। वहाँ बात नहीं आती है कि शहरी को हक है हर जगह ज़मीन खरीदने का या लेने का। तो होपफुल आप हैं कि वर्डिक्ट आपके हक में आएगा जिस तरह से देखिए, बात यह है कि वर्डिक्ट देना तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। हमारी सिर्फ तवक्कात है और उम्मीदें, और वो उम्मीदें ऐसे नहीं है वैक्यूम में। वो उम्मीदें किस पर, उन उम्मीदों को कहाँ से पैदा हो जाती है? वो उम्मीदें वो है कि जो हमारी जो ग्राउंड्स हमने दी है अपनी पिटीशन में, और फिर जो दलाइल जो पेश किए हमारे वकला ने, उन वकला ने हमारे दलाइल जो पेश किए इसकी तायद में और कन्विंसिंगली उन्होंने आर्ग्यू किया, बहस की, और उसके जवाब में जो बहस आई, मुझे नहीं लगता कि उसके जैसे कि मैंने आपसे गुजारिश की पहले, उसमें किसी कोई वो मुतासर रही।
देखिए, जो भी हमने पूरा वजाहत से कहा कि कैसे क्यों हम कहते हैं कि जो 5 अगस्त के फैसले ये आइन को रोंद कर उठाए गए, आइन को वायलेट करके उठाए गए, क्योंकि आप ट्रेसपास किया, आपने खुद से मशवरा किया, जो कि कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है उसका प्रोसेस, और यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद थी जब ये फैसले किए गए, जबकि आइन का तकाजा था कि वहाँ से लोगों से पूछिए और लोगों से पूछिए वहाँ की असेंबली के ज़रिए। ये सारे मामले जो वहाँ किए गए, या 377 इंटरप्रिटेशन क्लास है, आप ये नहीं कह सकते इंटरप्रिटेशन कि किसी की वजाहत करें कि जब हम इसकी डेफिनेशन है इसमें क्या इंटरप्रिटेशन, आपने उसका यूज़ किया बैकडोर से 377 की तरमीम के लिए। ये सारे जो इतने सुने गए सारी दुनिया में और सारे मुल्क में जो सुने गए उन पर, और जिस तरीके से किए गई, तो उन पर भरोसा करते हुए उनसे मुझे तवक्का उभर आती है, ये उम्मीद उभर आती है कि हमारा जो हमारा मौक़िफ़ है उसकी पजीराई होगी, जो हमारे दलाइल हैं उनकी पजीराई होगी, और जो 5 अगस्त के फैसले 6 अगस्त के फैसले उनको कलादम करार दिया जाएगा। शुक्रिया। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश, पुलिस ने पत्नी साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी, नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद, सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं विशाल। अमरनाथ जी यात्रा 2023, श्री अमरनाथ जी यात्रा का हुआ समापन, पवित्र गुफा में की गई पूजा, विशेष पूजा के साथ हुआ समापन। तो अमरनाथ पूजा की जो यात्रा थी, यात्रा का समापन हो गया है। अमरनाथ जी यात्रा का समापन हो चुका है, पवित्र गुफा में की गई पूजा, विशेष पूजा के साथ हुआ समापन। तो इस विशेष पूजा के साथ ही ये जो अमरनाथ की यात्रा जो अब समापन हुआ, इसका 2 महीने तक का ये समय था, और पूरे जुलाई और पूरा अगस्त, तो इस तरह से पहली बार ये यात्रा जो है तकरीबन 2 महीने की यात्रा थी, और इस पर काफ़ी नज़र थी, इसको लेकर काफ़ी तैयारियां की गई थी, इसको लेकर काफ़ी इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से खासतौर से काफ़ी कुछ इस पर वर्कआउट किया गया था, और बहुत ही पीसफुली, बहुत ही अच्छे ढंग से ये यात्रा जो है संपन्न हुई है। अगर बीच में कोई विघ्न था, कोई रुकावट थी कुछ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मौसम था, जिसकी वजह कर 1-2 दिन के लिए यात्रा को जो है वो हॉल्ट किया गया, उससे रोका गया था। उसके बाद फिर आखिरी के दिनों में जब यात्रियों की तादाद थोड़ी कम हो गई थी, तब ऑल्टरनेट डे करके, यानी कि वैकल्पिक दिवस पर एक के बाद एक दूसरे दिन जो है यात्रा जम्मू यात्री निवास से आगे बढ़ रही थी। तो ये इस तरह से काफ़ी सुखद और काफ़ी सुरक्षित माहौल में ये अमरनाथ जी यात्रा जो है वो संपन्न हो चुका है, इसका समापन हो गया है। पवित्र गुफा में जो है वो पूजा की गई, और विशेष पूजा के साथ ही इसका समापन हो गया। और इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, डोडा से खबर है। डोडा से बड़ी खबर यह है कि SIA ने 8 लोगों को जो है वो SIA ने, डोडा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि SIA ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों और उनके सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार। कई गंभीर अपराधों में ये शामिल थे, आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियों में भी ये शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है, शामिल थे, और लंबे समय से ये फरार चल रहे थे, ये लंबे समय से फरार चल रहे थे, ये कहा जा रहा है। डोडा से बड़ी खबर यह है कि SIA ने, यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। SIA ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों और उनके सहयोगियों को किया गिरफ्तार। कई गंभीर अपराधों में थे ये शामिल, आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियों में शामिल होने के इन पर आरोप है। लंबे समय से ये फरार चल रहे थे।
हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तजिंदर सिंह सोढी। तजिंदर जी, ये कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए इसे, और इस तरह की कार्रवाई लगातार जो है जारी है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए विशाल, उद्देश्य बिल्कुल सही साफ है कि जो भी लोग आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस रहे हैं, जिन्होंने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये जो 8 आतंकवादी जो आज SIA ने डोडा से अरेस्ट किए हैं, ये लोग काफी देर से जो है कानून से भाग रहे थे। डोडा में ये वापस आके रह रहे थे, लेकिन कई आतंकी गतिविधियों में ये काफी देर से मुलविस थे। इन लोगों ने काफी गंभीर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, जिसमें कई जगहों पर बम विस्फोट करना, कई जगह पर कई निहत्थे लोगों को मारना। तो आज एक बड़ी कार्रवाई जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसने की है कि इन 8 आतंकवादियों को, देखिए ये इन्हें आतंकवादी एसोसिएट नहीं कहा जा रहा है, इन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है SIA द्वारा। तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि ये 8 आतंकवादी जो थे, ये काफी देर से फरार चल रहे थे, कानून के शिकंजे से ये फरार थे। तो लेकिन एक पुख्ता जानकारी के तहत SIA ने इन्हें आज अरेस्ट किया है। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी विशाल जी, तो क्या ये समझा जाए कि ये लगातार ऐसे जो तत्व हैं समाज में जिनका या तो साबका रिकॉर्ड ऐसा रहा है, या फिर ये कुछ मतलब जिसको कहते हैं कि OGW उस अंदाज में जो है ये दिखाई भी नहीं देते और जाहिर भी नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं आतंकियों की मदद कर रहे होते हैं, तो क्या इन लोगों को एक सख्त संदेश है ये? देखिए विशाल, ये जो 8 लोग अरेस्ट किए हैं, ये OGW नहीं थे। ये वाले जो 8 लोग हैं, ये आतंकवादी थे जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में खुद हिस्सा लिया है, जिसमें कई जगह पर बम विस्फोट करना, कई निहत्थे लोगों को मारना। और देख लीजिए, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से एक आतंकवादी जिसे अरेस्ट किया है, आदिल फारूक फरीदी, जिसके वालिद का नाम अब्दुल गनी फरीदी है, ये हाउस नंबर 230 शहीदी चौक जम्मू का रहने वाला है। अभी वहां पर था, लेकिन ये है डोडा का, और ये जम्मू कश्मीर सरकार में सरकारी मुलाजिम भी है। ये जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में मुलाजिम है। इसे अरेस्ट किया है। दूसरा जो आतंकवादी है मोहम्मद इकबाल, जिसका इलियास है जावेद, ये सिकंदर खान का बेटा है, अस्थाना मोहल्ला डोडा का रहने वाला है। मुजाहिद हुसैन, इसके वालिद का नाम निसार अहमद, इसका इलियास निसार अहमद है, और ये अब्दुल रशीद गतवान का बेटा है और अस्थान मोहल्ला डोडा का रहने वाला है। चौथा आतंकी जो है तारिक हुसैन है, जो 5वां आतंकी है इश्तियाक अहमद देव है, 6वां आतंकी एजाज अहमद है, 7वां जमील अहमद और 8वां इशाक अहमद है, जो डोडा के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में राइटर के तौर पे काम कर रहा था। तो देख लीजिए, ये आतंकी जो है ये कानून से ना सिर्फ भागे थे, लेकिन कानून को चकमा देकर इन लोगों ने नौकरियां भी हासिल कर ली थी। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेगा कि ये जो आतंकी है आदिल फारूक फरीदी, ये जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में कैसे मुलाजिम लग गया। तो हालांकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन अभी बड़ी खबर ये है कि इन 8 लोगों को जो आतंकवादी हैं, इन्हें SIA ने अरेस्ट कर लिया है। इन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाएगा इनकी फर्दर कानूनी कार्रवाई के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये डोडा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डोडा में 8 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो सीधे तौर पर मुलविस रहे हैं आतंकी गतिविधियों में। तो SIA ने 4 आतंकी सहयोगियों को लिया हिरासत में, जम्मू के डोडा जिले से लिया हिरासत में। आतंकी साजिश मामले में कार्रवाई, डोडा में की जा रही पूछताछ के बाद की जा सकती गिरफ्तारी, जो अभी खबर है उसके मुताबिक। और जैसा अभी तजिंदर जी ने बताया कि इसके मुताबिक ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनका सीधा जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये सीधे तौर पर जुड़े रहे आतंकवादी गतिविधियों से। तो डोडा से ये खबर है, जम्मू के डोडा से SIA ने 4 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया और इसके अलावा कई और लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कुल 8 ऐसे लोग हैं
जो सीधे सीधे रडार पर थे और इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि यह भी माना जा रहा है फिलहाल कि ये हिरासत में है, इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और अगली खबर हिमाचल प्रदेश से 36 घंटों से बंद पड़ा है चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। झलोगी टनल के पास भारी भूस्खलन के कारण बंद पड़ा है हाईवे। कल दिन भर जारी रहा पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का सिलसिला, इसलिए नहीं हटाया जा सका। गिरे हुए पत्थरों को वहां से हटाना काफी मुश्किल हुआ, चूंकि एक के बाद एक जब वो ऐसा हो रहा था, मलबा लगातार ऊपर से गिरता चला जा रहा था। और आज स्थिति देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मलबा हटाने का निर्णय लिया जा सकता है। मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग पर समयानुसार भेजे जा रहे हैं छोटे वाहन, यानी जो छोटे वाहन है उनको दूसरे रास्ते से वाया कटौला भेजा जा रहा है और उनके लिए बाकायदा एक समय सारणी बना दी गई है। तो ये काफी एक मुश्किल वाला समय है फिलहाल उस वक्त वहां के लिए। और चंडीगढ़ से मनाली ये जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, ये तकरीबन 36 घंटे हो गए हैं, ये अभी तक खोला जा नहीं सका। कारण यह है कि लगातार ऊपर से यानी पहाड़ियों पर से पत्थर गिर रहे हैं, यानी कुछ कुछ अंतराल पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। ऐसे में एक काफी बड़ा और काफी एक बड़ा जो है वो उसकी मात्रा, मलबे की मात्रा वहां जमा हो गई है और उसको हटाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हटाने का मतलब है कि उस दौरान भी पत्थर ऊपर से आ रहे हैं। तो इस वजह से ही अभी 36 घंटे तक लगातार ये कारण बना है, जिसकी वजह से मंडी से लेकर चंडीगढ़ से लेकर मनाली तक का ये हाईवे जो है वो बंद पड़ा है। वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद है ताजा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, ताजा जानकारी क्या है? देखिए, ताजा जानकारी विशाल मैं आपको बता दूं कि मशीनरी तो पिछले कल से ही डिप्यूट यहाँ पर कर दी गई है। मशीनरी तैनात है और मैन पावर भी यहाँ पर पहले से तैनात है। सारे लोग आ चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है, साइट इंजीनियर मौके पर है, हर व्यक्ति मौके पर है। लेकिन इंतजार है पहाड़ी से स्लाइड होने के क्रम के रुकने का। जैसे ही पहाड़ी से स्लाइड का क्रम रुकता है तो उसके बाद ही फिर यहाँ पर जो वो मलबा हटाने का कार्य शुरू हो पाएगा। सुबह की भी अगर हम बात करें, सुबह से जब ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कभी कोई छोटा पत्थर वहां पे आ रहा है, कभी कोई बड़ा पत्थर आ रहा है, कभी बीच में थोड़ा सा मलबा वहां पे आ रहा है, तो लगातार ऊपर से जो स्लाइड होने का जो क्रम है वो लगातार बना हुआ है। और यही कारण है कि जो यहाँ पर मलबा गिरा हुआ है उसे हटाने में बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है, परेशानी पेश आ रही है। विशाल, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, दर्शकों को भी इसकी जानकारी हम दे दें कि अगर यहाँ पर स्लाइड होने का क्रम अगर रुकता भी है जी, तो उसके बाद आप ये मान के चलिए जो मलबा गिरा है वो बहुत अधिक मात्रा में है और उस मलबे को हटाने में ही बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल में आज के दिन भी संभावना कम ही नजर आ रही है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे जो है वो यातायात के लिए बहाल हो पाएगा। अच्छी बात यह है कि अल्टरनेटिव जो रूट है मंडी से कुल्लू वाया कटौला कमान कटिंडी होते हुए ये रूट चला हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ छोटी गाड़ियां जो 6 पहिया वाहन है उन्हें जो है यहाँ पर भेजा जा रहा है। और वो भी इन्होंने एक समय सारणी जो निर्धारित की गई है, मंडी से सुबह 5 से 9 बजे तक गाड़ियां भेजी जा रही हैं और कुल्लू की तरफ से शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जो वो गाड़ियां भेजी जा रही हैं। बाकी दिन भर जो गाड़ियों का जो सिलसिला है यहाँ पर वो भी बंद रखा गया है ताकि रोड की मेंटेनेंस हो सके। अगर ये रोड भी बंद हो जाता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि कुल्लू और मनाली की कनेक्टिविटी बिल्कुल पूरे तरीके से कट जाएगी। वहां पर जो जिस प्रकार से राशन की सप्लाई है या वहां से आजकल सेब की सप्लाई आ रही है, अन्य जो हम कह सकते हैं सब्जियां वहां से आ रही हैं, वो सारी सप्लाई बंद हो जाएगी और वहां तक भी जो है रोड का सामान पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक तय समय में जो है वो ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है और बाकी समय जो है रोड की मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। जी विशाल। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, इस विस्तार से जानकारी देने के लिए। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिलहाल अभी भी बंद है और उसकी बड़ी वजह यही है कि लगातार पहाड़ियों पर से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में जो मलबा हटाने का काम है उसमें विघ्न पड़ रहा है, वो काम नहीं हो पा रहा है और साथ ही साथ खतरा भी लगातार वहां बना हुआ है। और अगली खबर आपको हम बता दें, अमरनाथ यात्रा 2023 की अमरनाथ यात्रा का हुआ समापन। पवित्र गुफा में की गई पूजा, विशेष पूजा के साथ ही ये यात्रा का समापन हो चुका है। तो अमरनाथ यात्रा का समापन हो गया है और विशेष पूजा के साथ इस यात्रा का समापन हुआ है। गुफा में विशेष पूजा की गई और पिछले तकरीबन 7 दिनों से यात्रा चली आ रही थी और ये पहली बार था कि इतने लंबे अरसे तक अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल तय किया गया था और इसमें इस दौरान जितने भी लोग आए वो एक तो रिकॉर्ड ही बना, पिछली बार के मुकाबले इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग आए। और उससे अच्छी बात ये रही कि कोई भी ऐसी बड़ी कोई समस्या कोई यहाँ पर जो है इस यात्रा के दौरान अब तक नहीं आई, सिवाय ये छोड़कर कि मौसम की वजह कर 1-2-3 यात्रा को टाला गया था और अंतिम दिनों में जब यात्रियों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी तो उसे एक दिन के अंतराल पर चला जा रहा था। हमारे साथ मुदस्सिर मौजूद है जानकारी के साथ। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे कि यात्रा का समापन हो गया तो ये इख्तिताम किस तरह से हुआ, इख्तिताम के दौरान क्या क्या चीजें खास होती हैं?
बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से छड़ी मुबारक का जो आखिरी सफर होता है तो वो 26 अगस्त को दशनामी अखाड़े श्रीनगर से निकलकर जो मुख्तलिफ पड़ाव होते हैं, मुख्तलिफ मंदिर होते हैं, जिस तरह से पांपोर की अगर हम बात करेंगे, अवंतीपोर, बिजबिहाड़ा की बात करेंगे, और उसके बाद जो एक अहम पड़ाव जहां पर अहम छड़ी पूजन होती है और छड़ी स्नान होता है वो है मटन का मारूफ मार्टन सूर्य मंदिर, और वहां पर जो है छड़ी पूजन की गई 26 अगस्त को। और उसके बाद जो है छड़ी मुबारक का जो आखिरी सफर है वो शुरू होता है, और पहलगाम और चंदनवाड़ी में जो है रात बिताने के बाद शेषनाग और जो ये पंचतरनी आखिरी पड़ाव है इस यात्रा का, तो वहां पर छड़ी मुबारक को रोक दिया गया था, वहां पर जो रेस्ट लिया गया था। तो उसके बाद आज सुबह सवेरे महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में छड़ी मुबारक पंचतरनी से रवाना हुई, और आखिरकार जो सुबह के अवकाश में ही जो छड़ी मुबारक है वो मुकद्दस अमरनाथ गुफा पहुंचाई गई, और जहां पर जो आरती और खुसूसी छड़ी पूजन, क्योंकि श्रावण पूर्णमासी के दिन ये इख्तिताम पजीर होती है, तो उसके बाद जो है खुसूसी पूजा अमल में लाई गई। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि यात्रियों की काफी कम तादाद देखने को मिली जो कि आखिरी दिन थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो यात्रा का सिनेरियो है इस साल जो है काफी खुशाइंद माना जाता है, और काफी खुश असलूबी से ये यात्रा जो है इख्तिताम पजीर हो गई है। लेकिन जिस तरह से हमारी महंत दीपेंद्र गिरी से परसों बात हुई थी चंदनवाड़ी के मकाम पर, तो उनका ये कहना था कि जो आखिरी पूजा है ये इस अमरनाथ यात्रा का इख्तिताम पजीर होता है, जो छड़ी मुबारक जब मुकद्दस गुफा पहुंचाई जाती है, और उसके बाद जो है छड़ी मुबारक वापस कल पहलगाम पहुंचाई जाएगी, और उसके बाद 2 सितंबर को जो है आखिरी पूजा होगी जो दरियाए लिदर में विसर्जन पूजा जिसको कहते हैं। तो विसर्जन पूजा के साथ ही जो 2 सितंबर है रवायती तौर पर, जो मजहबी तौर पर अगर देखा जाए तो 2 सितंबर को इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगी। लेकिन दर्शन की अगर हम बात करेंगे, आज से जो है दर्शन मुकम्मल हुए, आज आखिरी दर्शन था मुकद्दस गुफा में छड़ी मुबारक का। और जिस तरह से आपने कहा कि यात्रियों की इस बार खासी तादाद देखने को मिली, 4.5 लाख से ज्यादा यात्री जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वो यहाँ पर आए और उन्होंने दर्शन किए। और इस बार देखा गया कि इंतजाम जो थे कदरे मुख्तलिफ थे, और यात्री जो है काफी खुश होकर यहाँ से निकल गए। और सब यात्रियों से जिस तरह से हमारी लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई थी, और सब यात्रियों का ये कहना था कि जो इस बार इंतजाम थे वो हटके थे और कदरे मुख्तलिफ भी थे, और इंतजाम में मजीद बेहतरी लाई गई थी इस साल, चाहे सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बात करेंगे या ट्रैक मेंटेनेंस की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि पहली बार इस अमरनाथ यात्रा की हिस्ट्री में इस साल जो है बीकन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को वो ट्रैक जो है हिमालयी ट्रैक वो सौंप दिया गया था, वो उनकी निगरानी में दिया गया था। और जिसके बाद बीकन की भी ये कोशिश रही कि ट्रैक को वसअत दी जाए और मजीद जो है ट्रैक पर चलना फिरना जो है उसमें मजीद दुश्वारियों का सामना न करना पड़े, और उससे भी यात्री जो है काफी संतुष्ट नजर आए। और ओवरऑल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से डीसी अनंतनाग या डीसी गांधरबल ने जो है इस यात्रा का सुपरवाइज किया, क्योंकि मेन जो रूट्स होते हैं वो बालतल और पहलगाम के रूट्स होते हैं, तो वो भी जो है ओवरऑल देखा जा रहा है कि यात्री काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं उन इंतजाम से भी, चाहे जो पानी के हवाले से या जो रोड ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की जाए, या ओवरऑल रिहायशी इंतजाम जो थे नुनवन बेस कैंप में, जो बेन बेस कैंप या फिर बालतल बेस कैंप में, तो वहां पर जो है यात्रियों के लिए काफी सहूलियात रखी गई। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर तमाम जानकारी के लिए। और ये अच्छी बात है कि एक मक़ूला है कहा कि एंड इज वेल ऑल इज वेल, तो चूंकि एंड भी अच्छा हुआ है इसलिए ऑल इज वेल कहा जा सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है। अब इंतजार रहेगा कि फिर अगली बार ये मौका कब आता है। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 22 अक्टूबर को मैच न्यूजीलैंड से भिड़ेगा भारत। मैच के सबसे सस्ते टिकट के ये होंगे दाम। मैच का टिकट 1,500 रुपए से 30,000 तक है, यानी कि 1,500 रुपए में सबसे सस्ते टिकट आप ले सकते हैं। 1,500 से लेकर 30,000 तक मैच के टिकट होंगे। कल से शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। HPCA मैचों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। HPCA यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, ये पूरी तरह से तैयार है मैचों को लेकर। तो धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 22 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड से भिड़ेगा भारत, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम और इंडिया की टीम ये जो आपस में भिड़ेगी, और ये मैच आप हिमाचल प्रदेश में चाहे तो देख सकते हैं। उसके लिए टिकटों की बुकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैच के सबसे सस्ते टिकट जो है वो उसके दाम है 1,500 रुपये। 1,500 रुपये से शुरुआत है टिकटों की, और ये आखिर में 30,000 रुपये तक ये टिकट जाती है। 30,000 तक के टिकट वहाँ मिल रहे हैं। कल से शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। कल से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। HPCA मैचों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। तो क्रिकेट प्रेमी जितने भी हैं वो बुक माई शो के जरिए
बुक करवा सकेंगे अपने टिकट। बुक माई शो के जरिए अपने टिकट आप बुक करा सकेंगे। अपने टिकट क्रिकेट प्रेमी खरीद सकते हैं। 2,000, 5,000, 7,000, 12 और 20,000 रुपए तक के टिकट अलग अलग स्टैंड का रहेगा। अलग अलग दाम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट स्टैंड के रहेंगे सामान्य दाम, जबकि वीआईपी बॉक्स और कॉर्पोरेट बॉक्स के रहेंगे हेवी दाम। जनरल एचपीसीए मैचों को लेकर पूरी तरह से ये तैयार बताया जा रहा है। और विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, इस बार जो है कितना इंतजार लोगों को अब है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में कुछ ऐसे मैचेस थे जो वहां नहीं हो पाए थे। आपको याद होगा तब भी जो है काफी ऐसा लगा था कि हिमाचल के साथ ही अच्छा नहीं हुआ, हालांकि तब ये कहा गया था कि स्टेडियम तैयार नहीं था। लेकिन अब ये जो एक फिर से एक मौका आ रहा है, ऐसे में अब वहां तैयारियां किस तरह की हैं, लोगों में कैसा जोश है? देखिए विशाल, यूं तो मैं पूरी तरह से सवाल नहीं ले पाया हूं, लेकिन जहां तक आपने मुझे लगता है सवाल पूछा है कि इस वक्त उत्साह किस तरह से है मैचों को लेकर, तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि देखिए वर्ल्ड कप के मैच है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्मशाला, देवभूमि हिमाचल धर्मशाला में ये मैच होने जा रहे हैं। और यहां पर शुरू से ही, जब से यहां पर मैच हो रहे हैं, साल 2003 के बाद से ही जब से यहां पर मैच हो रहे हैं विशाल, तब से लोगों में काफी एक्साइटमेंट देखी जाती है। क्रिकेट प्रेमियों में काफी ज्यादा जोश उत्साह देखने को मिलता है। और न केवल हिमाचल प्रदेश के बाहरी राज्यों से या देश भर से, बल्कि विदेशों से भी यहां पर क्रिकेट प्रेमी जो है वो मैच देखने के लिए आते हैं। इसलिए क्योंकि ये 1457 मीटर समुद्र तल से 1457 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ ये दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है, और वो भी धौलाधार की तलहटी के बीचों बीच बना हुआ स्टेडियम जो है, वैसे भी इसकी खूबसूरती अपने आप में ही क्रिकेट प्रेमियों को, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और अमूमन जब भी यहां पर मैच धुलते हैं, उस वक्त हम जब क्रिकेट प्रेमियों से पूछते हैं वैसाल, तो उनका यही कहना होता है कि पैसा वसूल इसलिए भी हुआ है क्योंकि वो लोग इस क्षेत्र में आकर ही अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, और ये वैसे भी पर्यटन का एक बहुत बड़ा आयाम है धर्मशाला। तो ऐसे में जो है निश्चित तौर पर उत्साह तो रहता ही है। और देखिए वर्ल्ड कप के 5 मैच मिलना ये एचपीसीए के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इससे पहले शायद ही हमने कभी सुना होगा कि इस तरह से इतने ज्यादा संख्या में या बड़े मैच जो है वो धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम को मिले हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई की ओर से, एचपीसीए की ओर से जो है इसकी आउटफील्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा जो है वो इसको फिट और फाइन बनाया गया है। और आउटफील्ड इस बार जो है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बर्मुडा ग्रास के साथ साथ अमेरिकन ग्रास और भी कई तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। और पहले जो हेलोजन लाइट्स में डे एंड नाइट मैच होते थे विशाल, इस बार यही मैच जो है एलईडी फ्लड लाइट्स में जो है वो देखने को मिलेंगे, यानी और अलग तरह का रोमांच जो है वो यहाँ इस बार जो है वो देखने को मिलने वाला है। कई तरह की तैयारियां की गई हैं, और इसके अलावा जो है वो स्टैंडिंग जो यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी थी उसको भी बढ़ाया गया है, और भी कई तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। और मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं वैसाल की इस बार जो है एचपीसीए की ओर से, बीसीसीआई की ओर से संयुक्त रूप से जो है इस स्टेडियम पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, ताकि इस बार ये 5 मैच जो है पूरी तरह से सक्सेस हो पाए, और भविष्य में और ज्यादा से ज्यादा मैच जो है वो इस स्टेडियम को मिले। विशाल जी बिल्कुल, मैं आप शायद उस वक्त आवाज नहीं जा पाई, मेरा सवाल वही था जो आपने जवाब दिया है, लेकिन एक सवाल मैंने उसमें सिर्फ ये जोड़ा था कि मुझे टूर्नामेंट का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक मैच जो वहां होना था और लेकिन वो पिच तैयार नहीं है, इस वजह से वो मैच वहां टल गया था, नहीं हो पाया था। तो हिमाचल वासियों को खासतौर से काफी उसको लेकर के एक अफसोस हुआ होगा। मुझे लगता है 5-6 महीने पहले की बात है। मैं उसको थोड़ा परिप्रेक्ष्य में लेकर बात कर रहा था कि वो तो नहीं मिल पाया मैच, लेकिन अब मिल रहा है, तो अब क्या उत्साह है, मैं उसकी बात कर रहा था। जी विचित्र, बिल्कुल, देखिए वैसल आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए वो मैच जो होने थे वो मार्च महीने में होने थे, उस वक्त आपने बिल्कुल सही कहा, उस वक्त जो है वो आउटफील्ड तैयार हो रही थी, पूरी तरह से आउटफील्ड जो है वो तैयार नहीं थी। जो ग्रास था, ग्रास जिस तरह से डेंस ग्रास चाहिए थी, वो ग्रास उस वक्त नहीं थी। हालांकि आउटफील्ड जो है वो तैयार की जा चुकी थी, तैयारियां जो है वो 1 साल पहले से ही वहां पर चल रही थी। कोविड काल के बाद से ही, यानी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद से ही इस पूरी की पूरी स्टेडियम की जो पिच थी, स्टेडियम की जो आउटफील्ड थी उसको खोद दिया गया था, और खुदाई
जुलाई के बाद जो है करीब करीब 1-1.5 साल तक उसको तैयार करने में लग गया। और उस वक्त जब ये मैच जब मिले सौभाग्य से एचपीसीए को, तो उस वक्त ये आउटफील्ड जो है तैयार तो थी, लेकिन उसका जो ग्रास था ना वो पूरी तरह से खेलने लायक नहीं था। तो ऐसे में जो है फिर जो क्योंकि जो सिलेक्टेड टीम होती है, जो सिलेक्टिव टीम होती है, जो आती है, जो पिच का मुआयना करती है, उनकी ओर से जो वो नकार दिया गया था, ये कहते हुए कि अभी जो है ये आउटफील्ड जो है वो मैचों के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में अगर मैच धुलते हैं या मैच यहां पर जो है वो कोई टीम हारती है, तो हो सकता है कि उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ जाए एचपीसीए को। तो ऐसे में फिर यहां से जो है उसको नकार दिया गया था और होलकर स्टेडियम मध्य प्रदेश में इंदौर में जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया था उन मैचों को। लेकिन उसके तुरंत बाद आईपीएल के सफलतापूर्वक मैच यहां पर हुए थे और अब जा चुके हैं, इसलिए क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई की संयुक्त टीम ने यहां पर आकर मौका मुआयना किया है, देखा है कि ये जो स्टेडियम है वो पूरी तरह से फिट है और यहां पर अच्छे से मैच जो है वो खिलवाए जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है 5 मैच यहां पर होने वाले हैं। 7 से लेकर 28 तक ये 5 मैच होने वाले हैं। पहले तो बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच में जो वो 7 अक्टूबर को ये भिड़ंत होने वाली है। 10 अक्टूबर को बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश और इसके अलावा एक और टीम है जो इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उनके बीच में जो है ये मैच यहां पर होने वाला है। उसके तुरंत बाद जो है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच में जो 17 अक्टूबर को ये मैच होने वाला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 22 अक्टूबर को ये मैच होने वाला है और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो 28 अक्टूबर को यहां पर जो है मैच होने वाला है। तो ऐसे में जो है निश्चित तौर पर इन 5 टीमों के लिए जो है यहां पर 8 झंडे पहली मर्तबा इस स्टेडियम में जो है लहराते हुए देखने को मिलने वाले हैं और कई तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं। एक अलग तरह से जो है वो रोमांच यहां पर एचपीसी की ओर से भी अलग तरह से यहां पर जो है वो किया जाएगा, आयोजन उनका यहां पर किया जा रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो इस बार देखने को मिलने वाली है। विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। बस यही जोश बरकरार रहे हिमाचल के लोगों में जब वो मैच देख रहे हो और फिलहाल मैच देखने से पहले जोश के साथ साथ थोड़ा होश से भी काम लेना, चुके हिमाचल में जिस तरह की तबाही आई है, जिस तरह से बर्बादी हुई है बारिश और बाढ़ के हालात के बाद, उससे बहुत जरूरी है कि आप बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता के साथ रहें, एक दूसरे की मदद करें जहां तक हो सकता है मुमकिन। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर के लिए। और आगे बढ़ते हैं, धर्मशाला में 22 अक्टूबर को जो मैच न्यूजीलैंड से भिड़ेगा भारत, मैच का सबसे सस्ता टिकट जो है वो आपको मैंने बताया कि 1500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का होगा और इसके लिए कल से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। एचपीसीए मैचों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। और ये खबर यह कि इंडिया गठबंधन की मुंबई में तीसरी बैठक जो है वो होने वाली है। फारूक अब्दुल्ला करेंगे शिरकत, महबूबा मुफ्ती भी होंगे शामिल। 2 दिवसीय बैठक में कई मुद्दों पर होगा विचार। ये इंडिया गठबंधन की ये तीसरी बैठक होने जा रही है। हालांकि पहली बैठक में इसका नाम नहीं था इंडिया, दूसरी बैठक में इसका नाम तय किया गया कि इसका नाम इंडिया होगा। तो पहली बैठक जो पटना में हुई थी, इसका दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में हुई थी और अब तीसरी बैठक है जो मुंबई में होने जा रही है। आज और कल ये 2 दिनों की बैठक है। इन 2 दिनों की बैठक में मुंबई की जो इंडिया की बैठक होने वाली है उसमें फारूक अब्दुल्ला जो है वो शामिल रहेंगे जम्मू कश्मीर से और महबूबा मुफ्ती शामिल रहेंगी। ऐसे उसमें बताया जा रहा है कि 25, 26 या शायद 28 भी दल हों, ऐसी खबरें हैं कुछ सूत्रों के हवाले से कि कुछ 1-2 नए दल भी इसका हिस्सा बन सकते हैं मुंबई में होने वाली बैठक के दौरान। तो इंडिया गठबंधन की मुंबई में तीसरी बैठक, यानी कि ये तीसरी बैठक है जो मुंबई में हो रही है। इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं। दूसरी बैठक जो हुई थी वो बेंगलुरु में हुई थी और उसके पहले जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी। तो पटना और फिर बेंगलुरु और फिर अब ये मुंबई, ये तीसरी बैठक है। जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला इसमें शामिल हो रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी इसमें शामिल हो रही है। ये 2 दिवसीय बैठक होगी। बैठक के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए। और हिमाचल प्रदेश से एक और खबर, हमीरपुर से बड़ी खबर है। समताना खुर्द के 1 दर्जन घर भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जमीन धंसने के डर से लोगों ने अपने आशियाने खाली कर दिए हैं। दूसरों के घरों में पनाह लेने को मजबूर हैं लोग। ये सबके सब लोग समताना खुर्द के निवासी हैं। ये समताना खुर्द में ये एक डर का माहौल बना हुआ है। हमीरपुर से बड़ी खबर है, हमीरपुर के समताना खुर्द में वहां पर 1 दर्जन घर भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यानी कि वो घर जो है वो उसमें दरारें पड़ गई हैं या फिर वो थोड़ा धंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए अब ये उन्हें डर है लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि जमीन किसी भी समय धंस जाए और ये मकान भी जो है वो टूट फूट जाए, गिर जाए, तबाह हो जाए। इसलिए उन्होंने इस डर से अपने आशियाने को खाली कर दिया है और दूसरों के घर में पनाह लेने को वो मजबूर है। ये जो इलाका है वो ये हमीरपुर का समताना खुर्द इलाका है।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।